हेलो व्यूवर्स, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो बेस्ड है फॉलिंग सैंड सिमुलेशन पे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और मैं पूरे वीडियो में इस फॉलिंग सैंड सिमुलेशन के बारे में पूरी थ्योरी को, पूरे एल्गोरिदम को और इसे हम किस तरह से एक्सेल में कोड करेंगे, पूरे चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। और वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूँ दोस्तों कि मेरा नाम है सौमित्र देवनाथ और आप सभी देखने वालों का मेरे चैनल ग्रो योर नॉलेज में स्वागत करता हूं। और अगर आप मेरे चैनल में विजिट करें तो आपको मैं बेसिकली दोस्तों एक्सेल से रिलेटेड कोड करता हूं। एक्सेल से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल पे अगर आप जाएंगे तो आपको गेम से रिलेटेड वीडियोस, एक्सपेरिमेंटल वीडियोस, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियोस और बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस मिलेंगे जो कि आपके एक्सेल से रिलेटेड कोडिंग नॉलेज को ग्रो करने में ज़रूर हेल्प करेगा। तो दोस्तों बिल्कुल भी देरी नहीं करते हुए सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया हो। एक बार आप चैनल में विजिट करके देखिए, हो सकता है आपके काम के रिलेटेड बहुत से वीडियोज़ हो उसमें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिल्कुल भी देरी न करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, फाइल अब ओपन हो चुका है ना। इंटरफेस जो आप देख पा रहे हैं ये आपका प्रोग्राम का फिनिश पार्ट है। मैं अब इसे क्लिक करता हूँ, प्रोग्राम रीस्टार्ट होगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख पा रहे हैं कि सेंड पार्टिकल जो हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं नीचे की ओर और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते हुए वो ब्लैंक एरिया में वो ड्रॉप हो रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम बना हुआ है ये आपका शेप पे बना हुआ है। पर्टिकुलर एक छोटे छोटे रेक्टेंगल शेप है और ये शेप एक दूसरे के ऊपर ड्रॉप हो रहे हैं, है ना। और ये टोटल 200 मैंने पार्टिकल यानी टोटल रेक्टेंगल का इस्तेमाल किया है, तो टोटल 200 पार्टिकल सेट पार्टिकल इसमें ड्रॉप होंगे, है ना। और प्रोग्राम ये ख़त्म ही होने वाला है। तो ये प्रोग्राम एक्चुअली ग्रिड बेस पे बना हुआ है ना। जैसे आप देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे जो पार्टिकल है वो स्क्वायर शेप में है और ये स्क्वायर एक्चुअली एक ग्रिड एरिया में ड्रॉप हो रहा है। आप ये देख पा रहे हैं ये सब एक छोटे छोटे ग्रिड एरिया में ड्रॉप हो रहे हैं, है ना। तो इसका कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी प्रोग्राम ख़त्म होने ही वाला है। ये टोटल 200 पार्टिकल अभी गिरेंगे, है ना। 200 सेंट पार्टिकल अभी ड्रॉप हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि सेंट जो है थोड़े से क्रिस्टल शेप में है, तो मैं इसे सेंट फॉलिंग क्रिस्टल सेंट में कह सकता हूँ। आपका प्रोग्राम अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि इस प्रोग्राम को हम किस तरह से कोड करेंगे। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। तो समझाने के लिए मैं बगल वाले सीट में मैं आया हूँ, है ना। आप देख पा रहे हैं कि ये एक्सेल का एक सीट है। एक्सेल का भी अपना जो सेल है, आप पर्टिकुलर ये एक सेल देख पा रहे हैं। ये सेल एक्चुअली एक्सेल का अपना एक ग्रिड है। ये आपका ग्रिड है एक्चुअली दोस्तों। जो एक्सेल बना होता है ये आपका ग्रिड से मिल के बना होता है। यानी जहाँ पे आपका ग्रिड है वहाँ पे आपका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स का भी कैलकुलेशन होता है। यानी कि ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली ये काम करता है। वो कैसे? जैसे मान लीजिए मैं A1 सेल पे मैं आया। ध्यान दीजिए, मैं A1 सेल पे मैं मेरा जो कर्सर है A1 सेल पे है। मैं अगर इस सेल का टॉप और लेफ्ट मेज़रमेंट निकालूँ मैं, तो ये अभी 0/0 है। 0/0 कैसे है दोस्तों? ये जो सेल है इसे मैं पहले ओके करता हूँ, है ना। इस सेल पे मैंने उसका टॉप और लेफ्ट मेजरमेंट मैंने पुट कर दिया। ये जो सिलेक्टेड सेल है दोस्तों, इस सेल का लेफ्ट टॉप कॉर्नर का जो मेजरमेंट है वो है 0/0। यानी कि ये टॉप जो कॉर्नर है, लेफ्ट टॉप कॉर्नर है, टॉप ये 0 है और लेफ्ट भी 0 है। यानी कि नेक्स्ट A2 सेल का अगर मैं मेजरमेंट निकालूं तो आप ध्यान देंगे कि टॉप 15 है और लेफ्ट 0 है। इसे भी मैं पुट डाउन कर लेता हूं। यानी कि मैंने जैसे बताया सेल का टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ये आपका टॉप आपका 15 है। यानी कि ये जो लेंथ है आपका, ये टॉप पॉइंट है, ये 15 है और लेंथ लेफ्ट जो है ये अभी भी 0 है। यानी अब मैं अगर B1 सेल पे आता हूँ तो इसका जो मेजरमेंट आप देख पा रहे हैं ये टॉप 0 है और लेफ्ट 48 है। यानी अगर मैं B2 सेल में आता हूँ तो ये आपका टॉप 15 होगा और लेफ्ट आपका 48 होगा दोस्तों।
तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्सेल सीट है ये पर्टिकुलर ये एक ग्रिड है। ग्रिड का जो मेज़रमेंट है मैं आपको निकाल के मैंने दिखाया पर्टिकुलर सेल का। तो यानी कि मैं अब इस कैलकुलेशन के थ्रू ही मैं अपना प्रोग्राम को बनाऊंगा। इसे एक बार और मैं बेटर तरीके से आपको समझाता हूँ अभी। अब मैं इस ग्रिड को हटा देता हूँ, ठीक है। हटाने का रीज़न ये है कि मैं अब इस सीट पे अपना खुद का एक ग्रिड बनाऊंगा। कैसे, उसे ध्यान दीजिए, ठीक है। मैंने इसे जैसे ही क्लिक किया, अब ध्यान देंगे कि इस सीट का लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे मैंने एक ग्रिड रेडी किया है जो कि 0x0 पे सेट है। कहने का मतलब ये जो शेप है, मैंने एक्चुअली ये शेप को मैंने इसमें पेस्ट किया है, ठीक है। और ये शेप का जो हाइट है वो 90 है और विड्थ भी 90 है, यानी ये 90 और 90 का कैलकुलेशन भी ये शेप है ना। और ये जो शेप है ये इस सीट के 0x0, यानी कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि ग्रिड का टॉप लेफ्ट कॉर्नर का मेजरमेंट यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे जो कि आपका 0x0 है। यानी लेफ्ट हो या विड्थ हो या एक्स हो, ये तीनों ही चीज़ें सेम है। यानी कि लेफ्ट आपका विड्थ को रिप्रेजेंट करता है, विड्थ यानी एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, टॉप यानी हाइट यानी कि वाई कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने तीनों चीज़ें लिख दी है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना दोस्तों, ठीक है। तो यानी जो मैंने शेप सीट पे प्लेस किया है ये आपका 0x0 पे मैंने प्लेस किया है। यानी जैसे कि मैंने बताया कि हाइट 90 है और विड्थ 90 है, यानी अगर मैं टॉप को मैं 0 ही रखूँ, टॉप यानी आपका नहीं, टॉप यानी आपका वाई होता है, टॉप यानी अगर मैं 0 ही रखूँ तो आपका जो सेकेंड शेप है आपका जस्ट बगल में आएगा, बगल में, यानी कि इसका जो टॉप पॉइंट का कैलकुलेशन ये 90/y है। यानी कि अब मैं y को भी अगर 90 करूँ तो जस्ट उसके नीचे वो ड्रॉप होगा, और अगर मैं इसे 0 करूँ तो ये आपका जो फोर्थ ग्रिड है आपका जस्ट टॉप के नीचे, यानी कि 0/90 पे सेट है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो ग्रिड है आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। और मान लीजिए कि ये ग्रिड आपका सेंट पार्टिकल है और सेंट पार्टिकल एक दूसरे के बगल में या फिर डाउन में किस तरह से शिफ्ट होंगे वो होगा आपका एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स के कैलकुलेशन के थ्रू, ठीक है दोस्तों। तो समझाने का रीज़न ये था मुझे ग्रिड का, ठीक है। और अब मैं आपको सीधा कोड में मैं लेके चलता हूँ कि किस तरह से हम कोड को हम अब लिखेंगे। ये बगल वाले सीट में आते हैं। सबसे पहले इसे मैं ब्लैंक कर देता हूँ, ठीक है। सीट ब्लैंक है। अब हम कोड करेंगे। कोड करने के लिए Alt F11 प्रेस करेंगे तो आपका VBA विंडो ओपन हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने सब्जेक्ट लिख दिया है। सब रूट में मैंने सब्जेक्ट में रखा फॉलिंग क्रिस्टल सैंड, है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सीट पे हमें शेप को प्लेस करना है, ठीक है। तो शेप प्लेस करने के लिए हम शेप कैसे प्लेस करेंगे उसे आप देखिए। हमारा सीट यानी सीट 5 है हमारा, ओके। सीट 5 में शेप्स चाहिए मुझे, शेप को मुझे ऐड करना होगा। ऐड शेप करने के लिए हमें ब्रैकेट में हमें 4 पॉइंट को इंडिकेट करना होगा। सबसे पहले हमें शेप का टाइप लिखना होगा, फिर हमें लिखना होगा वो उसका लेफ्ट पोजीशन हमें लिखना होगा, देन उसके बाद टॉप पोजीशन लिखना है, देन उसके बाद विड्थ और हाइट को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे कौन सा शेप चाहिए मुझे, रेक्टेंगल शेप चाहिए। तो MSO शेप रेक्टेंगल, ओके। शेप टाइप मेरा MSO शेप रेक्टेंगल, है ना। तो ये मेरा रेक्टेंगल शेप का जो टाइप है वो नाम है मुझे देना होगा यहाँ पे, है ना, MSO शेप रेक्टेंगल।
देन उसके बाद मुझे लेफ्ट पोजीशन यहाँ देना होगा। लेफ्ट पोजीशन में मैं क्या दे दूँ, लेफ्ट में मैं दे देता हूँ इसे 200 दे देता हूँ, ठीक है। लेफ्ट देन टॉप, कितने टॉप में रहेगा, टॉप यानी मैं 0 से ही सेट कर देता हूँ। फिर उसके बाद मुझे हाइट देन उसके बाद विड्थ। हाइट कितने का हाइट होना चाहिए, हाइट और विड्थ यानी कि जो रेक्टेंगल का शेप है उस साइज में कितना दे दूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 10 दे देता हूँ। ज़्यादा बड़ा हम रेक्टेंगल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। और आपका देन ये हो गया है, इससे यहाँ से ब्रैकेट हटाना होगा, ओके, ठीक है। इसे थोड़ा सा मैं इधर करता हूँ, ठीक है। ये आपका शेप अब हम प्लेस कर सकते हैं सीट पे। मैं इसे रन करके देखता हूँ शेप प्लेस होता है कि नहीं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए स्क्रीन पे सीट पे आपका जो शेप है 10x10 मैंने साइज लिया है। विड्थ और हाइट आपका 10x10 है ना। रेक्टेंगल शेप का मैंने इस्तेमाल किया है, टाइप क्या है मेरा रेक्टेंगल शेप, है ना। और जो इसका लेफ्ट पोजीशन आपका 200 है, ध्यान दीजिए लेफ्ट और टॉप के अकॉर्डिंगली ये कैलकुलेशन लेता है, ठीक है। और टॉप मैंने क्या लिया है 0, यानी 0/200 पे ये मैंने शेप को प्लेस किया, ओके। यहाँ तक तो ठीक है। शेप प्लेस करने के बाद मुझे शेप को नीचे ड्रॉप भी करना होगा, है ना। ड्रॉप करने के लिए मुझे कंप्यूटर को समझाना होगा कि मुझे शेप को, यानी कि जिसका नाम अभी रेक्टेंगल 603 है, लेकिन मैं इसका नाम फिक्स करना चाहता हूँ। नाम फिक्स करने के लिए कैसे करेंगे हम, मैं उसे दिखा रहा हूँ आपको कैसे करना है। यहाँ पे मैं सेट WS कर लेता हूँ, वर्कशीट ले लूँ, हाँ, वर्कशीट इज इक्वल टू सीट। ये मैंने इसे सेट कर दिया। क्यों सेट किया, क्योंकि मैं विथ स्टेटमेंट का मैं अब इस्तेमाल करूँगा, विथ WS, ओके, WS। ध्यान दीजिएगा जब हम विथ स्टेटमेंट में हम शेप का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे यहाँ पे अब ब्रैकेट का इस्तेमाल करना होगा, अदरवाइज वो एरर शो करेगा, ठीक है। और इसे एंड भी करना होगा, एंड विथ। यहाँ पे मैंने सीट के नाम को मैंने सेट कर दिया है, ठीक है, और उसका इस्तेमाल मैंने किया है, ओके। मैंने ऐसा क्यों किया, अब मैं इस शेप के साथ बाकी के एसेसरीज में अप्लाई करूँगा। जैसे कि सबसे पहले उसका नाम मैं चेंज करूँगा। नाम क्या रखना चाहता हूँ मैं, सेंड रखना चाहता हूँ, ठीक है, सेंड रखना चाहता हूँ, ठीक है। इसे मैं अभी रन करूँगा तो क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले मुझे प्रीवियस शेप को डिलीट करना होगा। डिलीट करने के लिए जो एक्टिव सीट है, एक्टिव सीट सेलेक्ट ऑल शेप डॉट शेप डॉट सेलेक्ट, ओके, सिलेक्शन डॉट डिलीट, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा, आपका सभी शेप को सेलेक्ट ऑल होना चाहिए, सेलेक्ट ऑल। एक्टिव सीट में जो शेप हैं वो सभी को एक साथ सेलेक्ट करेगा और एक साथ वो डिलीट करेगा, इसलिए इसका इस्तेमाल मैंने किया है ताकि जो प्रीवियस जो शेप है वो डिलीट हो जाए, ठीक है। मैं इसे रन करता हूँ, डिबग आ रहा है, यानी शेप्स हो गए, शेप होगा, शेप्स करते हैं, ओके फाइन। यानी कि जो प्रीवियस शेप है वो डिलीट हो चुका और नया शेप आ गया जिसका नाम की सेंट है ना। तो विद स्टेटमेंट के साथ मैंने शेप का नाम को फिक्स कर दिया है कि सेंड है शेप का नाम, ओके, ठीक है। यहाँ तक सही है कि मेरा शेप जो है सीट पे प्लेस हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मुझे इस शेप को मूव कराना है डाउन की ओर, ठीक है। तो डाउन की ओर मूव कराने के लिए मैं डू वाइल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूँगा दोस्तों, ठीक है। डू वाइल, ओके, डू वाइल कहाँ तक चलेगा, डू वाइल कहाँ तक चलेगा ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। कंडीशन में क्या दूंगा कि, ध्यान दीजिए कंडीशन में क्या दे रहा हूँ, WS शेप्स
शेप का नाम मेरा क्या है, सेंड। पर्टिकुलर मैं उस सेंड वाले शेप को मैं टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। उस सेंड का जो टॉप कैलकुलेशन है, यानी जैसे मैंने बताया था टॉप और लेफ्ट, है ना। तो इसका अगर टॉप लेस देन 100 है तो ये लूप आपका चलेगा। अगर 100 से ज़्यादा होगा तो ये लूप नहीं चलेगा, ठीक है। तो चलाने के लिए मुझे क्या करना होगा, उस शेप के टॉप में इंक्रीमेंट भी करना होगा। तो इंक्रीमेंट कैसे करेंगे, इंक्रीमेंट करने के लिए डॉट शेप्स सेंड डॉट इंक्रीमेंट मुझे टॉप करना है। कितना टॉप करना है, मैं इससे 5 दे देता हूँ, ओके। ध्यान दीजिए मैंने क्या किया है कि मैं इस शेप को जो कि जिसका नाम सेंड है उसको मैं उसका जो टॉप में मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ 5 से, ठीक है। तो अब मैं इस लूप को मैं चला के दिखाता हूँ कैसे चलेगा। मैं F8 प्रेस करता हूँ, F8 प्रेस करके सबसे पहले पुराने शेप को वो डिलीट किया, ठीक है। फिर नया शेप लाया और उसका नाम सेंड में चेंज कर दिया और इस सेंड वाले शेप को वो टारगेट किया और टारगेट करने के बाद उसके इंक्रीमेंट 5 तक है। कब तक वो इंक्रीमेंट कर रहा है, जब तक कि उसका टॉप 100 तक ना चला जाए। ध्यान दीजिए दोस्तों कि यहाँ पे 100 तक जब ये पहुँचेगा तो ये लूप स्टॉप हो जाएगा। ये देखिए लूप अब एग्जिट कर गया, यानी कि ये शेप आपका 100 तक पहुंच गया है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है दोस्तों। अब हमें दोस्तों नेक्स्ट सेंड पार्टिकल को भी इसमें ड्रॉप करना होगा। तो उसके लिए अब हमें क्या करना होगा कि ये पूरा जो स्टेटमेंट है इसे मुझे एक लूप में रखना होगा। लूप में कैसे रखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसमें मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करूँगा जिसे मैं चलाऊँगा। टोटल मैं 10 पार्टिकल पे अभी पहले एक्सपेरिमेंट करूँ, ठीक है। फॉर लूप चलेगा और ये नेक्स्ट आई दे सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 10 सेंड पार्टिकल को वो ड्रॉप करेगा 1 बाय 1, ठीक है। ये कैसे करेगा, फिर देखिए मैं F8 प्रेस करता हूँ, पिछला सेप वो डिलीट कर दिया है और अब मैं F8 प्रेस करूँ तो आप ध्यान दीजिए कि पहला जो सेंड पार्टिकल है वो आगे की ओर मूव कर रहा है इंक्रीमेंट 5 के साथ, ओके, ठीक है। कि जैसे ही 100 तक जाएगा, जैसे कि 100 तक वो पहुंच गया है तो ये लूप फिर से दोबारा स्टार्ट हो गया। सेकेंड सेंड पार्टिकल वो आया लेकिन इस बार वो इंक्रीमेंट नहीं कर पाया। इशू क्या है दोस्तों यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं करने का, कि ये जो सबसे पहला जो सेंड पार्टिकल है इसका नाम सेंड है और नेक्स्ट जो सेकेंड जो सेंड पार्टिकल आया है उसका नाम भी सेंड है। तो कंप्यूटर ही कंफ्यूज होगा कि कौन सा सेंड पार्टिकल को मुझे मूव करना है। तो मुझे अब ये करना होगा कि जो सेंड आपका नीचे तक ड्रॉप हो गया उसका नाम मैं चेंज कर दूंगा। कैसे चेंज करूंगा, इस लूप को मैं ऑफ करता हूँ। जाहिर सी बात है ये लूप चलेगा, ये लूप चलने के बाद ये बाहर आने के बाद मुझे इस सेंड वाले शेप का डॉट नेम इक्वल टू मैं नाम चेंज कर दूंगा, किसके साथ, आई के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो यानी कि जैसे ही ये लूप ख़त्म होगा, ख़त्म होने के बाद जो सेंड वाला आपका पार्टिकल है उसका नाम चेंज होके S1 हो जाएगा, मतलब S के साथ कनेक्ट मैं कर दूँगा। तो यानी कि जो शेप है इसका नाम चेंज हो जाएगा और सेंड सिर्फ उसी पार्टिकल का रहेगा जो कि नया होगा, ठीक है। तो इसे एक बार ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। मैं इसे F8 प्रेस करता हूँ, शेप डिलीट हो गया। पहला सेंड पार्टिकल नीचे की ओर मूव हो रहा है। मूव होने के बाद जैसे ही वो 100 तक पहुंचा, 100 तक पहुंच गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो इस सेंड पार्टिकल के नाम को वो चेंज कर दे। तो उसने नाम को चेंज कर दिया। नाम को उसने क्या चेंज किया दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने S1 यानी कि S मैंने फिक्स कर दिया है अल्फ़ाबेट और I के साथ उसे कनेक्ट कर दिया, यानी कि I की वैल्यू अभी 1 थी तो वो S1 हो गई सेंड का नाम, ओके। अब मैं अगर दोबारा
इसे F8 प्रेस करता हूँ तो फिर से सेकेंड सेंड पार्टिकल वो सीट पे आ गया और अब वो उसे मूव कर रहा है। अब क्यों मूव हो रहा है? क्योंकि उसे सेंड पार्टिकल, सेंड नाम से जो सेंड पार्टिकल है उसे वो मूव कर रहा है। इसी तरह से ये प्रोसेस आगे की ओर बढ़ता जाएगा। टोटल 10 सेंड पार्टिकल वो मूव करता जाएगा, क्योंकि हर सेंड का नाम लास्ट में वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये टोटल वो 10 सेंड पार्टिकल वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन अभी हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या फॉलो करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे सेंड पार्टिकल, यहाँ देखिए ये सेंड 10 है, ये सेंड 9 है, ये सेंड आपका 8 है, ये सेंड 7 है। तो टोटल सेंड आपके ड्रॉप हो रहे हैं 1 टॉप पे, वो फिक्स होके वहाँ पे स्टॉप हो जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें सेंड को ये समझाना होगा कि अगर उसके सामने का जो ग्रिड है वो अगर ब्लैंक है तो ही वो उस पर ड्रॉप हो, अदरवाइज वो राइट की ओर मूव करे। ठीक है, तो इस स्टेप को किस तरह से फॉलो करेगा दोस्तों, थोड़ा सा हम अब फॉलिंग सेंड प्रोसेस को भी थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं ये ग्रिड देख पा रहे हैं। ठीक है, ग्रिड है आपका 5x5 का ग्रिड है। ठीक है, मैं अगर इस ग्रिड में सेंड पार्टिकल को अगर ड्रॉप करता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ब्लू कलर में आपका सेंड पार्टिकल है, तो ड्रॉप होने के पहले वो क्या करेगी, सबसे पहले वो सामने का ग्रिड को चेक करेगा कि वो उस पर कोई सेंड है या नहीं। अगर नहीं है तो वो मूव करेगा। सेम प्रोसेस को आगे फॉलो करेगा कि ब्लैंक अगर ग्रिड है तो मूव करेगा, ब्लैंक अगर ग्रिड है तो मूव करेगा, ब्लैंक अगर ग्रिड है तो मूव करेगा। कहाँ तक वो मूव करेगा? सबसे लास्ट ग्रिड तक मूव करेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर वो हम सेकेंड सेंड पार्टिकल को अगर ड्रॉप करें तो सेम प्रोसीजर को वो फॉलो करेगा। आगे ब्लैंक है तो मूव करेगा, ब्लैंक है तो मूव करेगा, ब्लैंक है तो मूव करेगा। अगर वो ब्लैंक आगे नहीं है तो वो राइट ग्रिड को चेक करेगा, वो अगर ब्लैंक है तो वहाँ पे मूव करेगा। कब तक मूव करेगा? जब तक कि वो लास्ट ग्रिड तक ना पहुँच जाए। अगर मैं इसमें तीसरे सेंड पार्टिकल को अगर आप मूव कराएं तो हम सेम प्रोसीजर को फॉलो करेगा, लेकिन इस बार अगर डाउन और राइट का ग्रिड अगर आपका रिजर्व है तो वो लेफ्ट की ओर मूव करेगा। ठीक है, सेम उसी प्रोसीजर को आगे नेक्स्ट सेंड फॉलो करेगा। यहाँ देखिएगा कि उसे ना डाउन ना ही लेफ्ट ना ही राइट, अब उसको ब्लैंक मिला, इसकी वजह से वो वहीं पे स्टॉप हुआ। नेक्स्ट पार्टिकल को अगर हम इस पे ड्रॉप करें तो वो क्या करेगा, सेम प्रोसीजर को फॉलो करेगा। डाउन खाली नहीं है, राइट मूव कर रहा है, राइट खाली है, राइट अभी भी खाली है, डाउन, फिर उसने डाउन को चेक किया, डाउन अभी है नहीं तो वो राइट की ओर मूव कर गया। सेम प्रोसीजर को मैं फॉलो करता हूँ तो राइट की ओर गया, राइट डाउन, और अब क्या है, लेफ्ट की ओर मूव कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट की ओर मूव कर रहा है ना। सेम पार्टिकल को मैंने किया तो ये क्या किया, अब वो स्टॉप हो गया। कहने का मतलब जो ये प्रोसीजर को उसने जो फॉलो किया है वो प्रोसीजर कैसे फॉलो हुआ है, इसमें आप देखिए ये जो एल्गोरिदम में आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये सेंड है। ठीक है, सेंड ने सबसे पहले डाउन को चेक किया, अगर वो ब्लैंक है तो वहाँ पे वो ड्रॉप हो गया और फिर से वो प्रोसीजर को फॉलो हो गया। फिर से वो चेक किया, डाउन है, अगर वो खाली है तो ड्रॉप हो गया, और ये प्रोसीजर वो तब तक फॉलो करेगा जब तक कि उसे नीचे का जो ग्रिड है वो खाली मिलेगा। अदरवाइज अगर ग्रिड खाली नहीं है तो वो राइट की ओर मूव करेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर राइट की ओर मूव करेगा। राइट अगर खाली है तो वहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा और फिर से ये प्रोसीजर शुरू से स्टार्ट होगा, डाउन, अगर नो है तो राइट, है ना। और अगर राइट का ग्रिड अगर खाली नहीं है तो वो लेफ्ट की ओर मूव करेगा, लेफ्ट की ओर मूव करेगा। अगर वो खाली है ग्रिड राइट लेफ्ट का तो वो वहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा और फिर से वो प्रोसीजर शुरू से स्टार्ट होगा, डाउन, राइट और लेफ्ट। और अगर ये लेफ्ट भी आपका खाली नहीं है तो वहाँ पे वो सेंड ड्रॉप होकर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एक सेंड पार्टिकल का जो टॉप से लेकर डाउन तक का जो प्रोसीजर है वो ये यहाँ पे है। ठीक है, और इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मैं अभी जो कोड में जो लिख रहा हूँ वो उस तरह से मैं लिखूँगा। यानी कि यहाँ पे अब दोस्तों मुझे कंप्यूटर को ये समझाना होगा कि प्रोसेस क्या जैसा है कि सेंड अगर आगे है
तो उस ग्रिड पे सेंड ड्रॉप ना हो, है ना। तो इसके लिए मुझे हर सेंड का जो टॉप और लेफ्ट जो मेज़रमेंट है, यानी जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है, मुझे ये स्टोर करना होगा। कैसे स्टोर होगा वो आप देखिए। स्टोर करने के लिए यहाँ पे मैं जो सेंड का नाम चेंज कर रहा हूँ, इसे मैं इस सेंड का जो एड्रेस है जो कि टॉप और लेफ्ट के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा, उसे मुझे एरे में स्टोर करना होगा। एरे में स्टोर करने के लिए मुझे यहाँ पे डिफाइन करना होगा पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स ले लें हम? अभी 10 पार्टिकल्स ही ले लेते हैं, है ना। हम 10 का इस्तेमाल कर रहे हैं एज वेरिएंट, ओके। और इस पार्टिकल में मैं स्टोर करूँगा। क्या स्टोर करूँगा? मैं स्टोर करूँगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो नाम है वो एस हो गया है, एस एंड आई। इसका टॉप और लेफ्ट कैलकुलेशन को मैं स्टोर करूँगा। किस में? पार्टिकल एरे में मैं स्टोर करूँगा, जो कि आई के कैलकुलेशन के साथ हर एलिमेंट में वो स्टोर करता जाएगा शेप का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, ओके। ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, है ना। इसे मैं आपको एक बार स्क्रीन पे समझाऊंगा कैसे ये काम करेगा। इसके लिए मुझे इसका जो कैलकुलेशन है उसे मुझे यहाँ पे स्टोर करना होगा, यानी कि मैं एल रेंज ले लेता हूँ। रेंज एल में स्टोर करता हूँ मैं आई के साथ। क्या स्टोर करूँगा? पार्टिकल्स क्या रहेगा? आई, ठीक है। पार्टिकल्स ठीक है। मैं रेंज यानी कॉलम एल पे मैं उस वैल्यू को मैं स्टोर करके दिखाऊंगा एक्चुअल में वो क्या स्टोर कर रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा साइड करता हूँ। एल ले लूँ, एल मत ले, जे ले लेता हूँ, काफ़ी दूर हो जाएगा। एल जे ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। जे की आई ले लो यार, आई ले लेते हैं। स्क्रीन भी तो दिखना चाहिए ना, ठीक है। ओके, इसे मैं पहले सेव करता हूँ। ध्यान दीजिए मैंने क्या किया है कि मैं एरे का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पार्टिकल एरे। टोटल वो 10 पार्टिकल के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को वो स्टोर करेगा, ठीक है। इसे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। रन करने से पहले इसे डू इवेंट का इस्तेमाल करना होगा मुझे, ताकि वो लूप चलता हुआ दिखे आपको, ठीक है। ये मैं जैसे ही रन किया, आप स्क्रीन पे देखिए टोटल 10, ये टोटल 10 है ना, ये टोटल 10 है। टोटल 10 पार्टिकल का जो टॉप और लेफ्ट, टॉप कितना है 100 200, ये टोटल जितने भी 10 पार्टिकल है ये एक ही एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पे स्टोर हुए हैं, जो कि आपका 100 टॉप है और 200 लेफ्ट है, ठीक है। तो यानी मेरा जो एरे में जो वैल्यू स्टोर हो रहा है वो परफेक्ट स्टोर हो रहा है, ठीक है। ओके, अभी मैं अब क्या करूँगा, अब इसमें कंडीशन ऐड करूँ। कंडीशन क्या है कि अगर सामने का ग्रिड, एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली क्या था कि सामने का ग्रिड अगर ब्लैंक है तो ही वो मूव करे, अदरवाइज वो राइट को मूव करे। तो इसे कैसे लिखेंगे हम? इसे लिखने के लिए सबसे पहले तो अगले को चेकआउट करना होगा। चेक कैसे करेगा? चेक करने के लिए मैं आपको सीट पे समझाता हूँ। मैं मैच फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा। मैच फंक्शन क्या करता है? मैच फंक्शन आपका क्या करेगा कि वो वैल्यू को चेकआउट करेगा। मैं यहाँ पे M1 सेल पे मैं उस वैल्यू को लिखूँगा। उस वैल्यू को वो चेकआउट करेगा पूरे एरे में। मैं आई जो कॉलम है उसे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, जो कि उसके लिए एरे होगा।
एरे के बाद एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी NA आ रहा है क्योंकि कोई भी वैल्यू मैंने दिया नहीं है। मान लीजिए मैं 100 200 में वैल्यू देता हूँ, तो ये वैल्यू उसे इस एरे में फाइंड आउट हो गया है। लेकिन अगर इसमें से मैं एक भी डिजिट अगर मैं हटाता हूँ तो उससे मैच नहीं मिलेगा। एक्चुअली मैच कंडीशन एग्जैक्ट मैच पे काम करता है। एग्जैक्ट मैच अगर उससे मिलेगा तो वो आपको इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अदरवाइज वो आपको एरर शो करेगा। तो मैच कंडीशन में एक्चुअली एक ड्रॉबैक है ये कि अगर उसे एग्जैक्ट मैच ना मिले तो वो क्या करता है, वो एरर शो करता है, ठीक है। लेकिन इस एरर को भी हैंडल करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल तो हम इस मैच कंडीशन के थ्रू हम ट्रैक आउट करेंगे कि सामने का ग्रिड, लेफ्ट का ग्रिड या राइट का ग्रिड ब्लैंक है या नहीं, ठीक है। इससे हम VBA में कैसे अप्लाई करेंगे उसे आप देखिए। मैं यहाँ वापस से VB कोड में आ गया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रीन को इधर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीमेंट तब होगा जब सामने का ग्रिड खाली होगा। सामने का ग्रिड खाली है यानी चेक करेगा। तो चेक करने के लिए CHCK चेक टॉप एक मैंने वेरिएबल ले लिया चेक टॉप, और इस पे मैं अब मैच फॉर्मूला का इस्तेमाल करूँगा। कैसे करूँगा? एक्चुअली मैच जो फॉर्मूला है ये आपका एक्सेल सीट का फॉर्मूला है। इसे मुझे VBA में अप्लाई करने के लिए मुझे वर्कशीट फंक्शन का मुझे इस्तेमाल करना होगा। वर्कशीट फंक्शन डॉट मैच। सबसे पहला आर्गुमेंट क्या था दोस्तों? सबसे पहला कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है। मैं इसे स्क्रीन को अभी थोड़ी देर के लिए बड़ा करता हूँ। मुझे फाइंड आउट जो करना है वो करना है मुझे शेप का नाम शेप रहेगा। इसका टॉप मुझे फाइंड आउट करना है। एंड मैं जो एरे में स्टोर कर रहा हूँ दोस्तों, टॉप और लेफ्ट दोनों का कैलकुलेशन स्टोर कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे लेफ्ट, ठीक है। तो ये वैल्यू टोटल, ये वैल्यू आपका वो फाइंड आउट करेगा। किस पे फाइंड आउट करेगा? एरे में। एरे क्या है उसके लिए? उसके लिए पार्टिकल्स पूरा एरे है, तो ये पार्टिकल्स एरे है। मैच मुझे एग्जैक्ट चाहिए इसलिए 0 का इस्तेमाल मैं करूँगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? एंड WS है, हाँ ठीक है, ओके ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए मैंने क्या है किया है, सेम जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा था उसे मैंने उसी तरह से VBA में लिखा है। ये पूरा स्टेटमेंट आपका फाइंड करेगा, यानी कि क्या फाइंड करेगा? ये जो सेंड पार्टिकल है जिसका नाम सेंड है, उसका टॉप और लेफ्ट जो कैलकुलेशन है उसको फाइंड आउट करेगा पूरे पार्टिकल में। ये पार्टिकल एक्चुअली एरे है जो कि उसके लिए रेंज है, और मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए इसलिए मैंने 0 का इस्तेमाल किया है। और ये अगर एग्जैक्ट मैच होता है तो यहाँ पे वो इंटीजर वैल्यू पुट करेगा, किसमें? चेक टॉप जो वेरिएबल उसमें पुट करेगा, अदरवाइज वो एरर शो करेगा, ठीक है। इसे दोस्तों टॉप ना लिख के दोस्तों डाउन लिखता हूँ, क्योंकि एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली चलते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। डाउन, ठीक है। डाउन क्या करेगा? डाउन करेगा, थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करते हैं, है ना। ये क्या करेगा? डाउन का ग्रिड चेक करेगा, यानी कि ये जो शेप है उस शेप से एक स्टेप नीचे का ग्रिड, यानी कि +5 होना चाहिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ 5 क्यों किया? +5, यानी कि जो पर्टिकुलर ग्रिड का जो टॉप मेजरमेंट है उससे +5 आगे का ग्रिड होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 किया। तो ये आगे का ग्रिड को चेकआउट करेगा। अगर इसे वो मिल जाता है, इफ़ चेक डाउन इज इक्वल टू 0, देन मूव दिस, अदरवाइज देन नहीं करेंगे, यहाँ एल्स होगा। एल्स क्या? एल्स यहाँ पे एंड इफ करके छोड़ देते हैं, अभी फिलहाल तो छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि पहले थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं,
एक स्टेप आगे, ठीक है। पहले वो डाउन को चेक करेगा, अगर वो डाउन की वैल्यू 0 है। 0 कब होगा? जब उसे कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने एक ड्रॉबैक बताया था दोस्तों कि अगर वहाँ पे कुछ भी फाइंड आउट नहीं होता है, मैच केस नहीं मिलता है, तो वो यहाँ पे एरर शो करता है। तो एरर को हैंडल करने के लिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एरर को हैंडल करने के लिए मुझे यहाँ पे ऑन एरर रेज्यूम नेक्स्ट का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। ऑन एरर रेज्यूम नेक्स्ट, ठीक है। ये क्या करेगा, ये स्टेटमेंट आपका अगर एरर आता है किसी लाइन पे तो उसे स्किप करके आगे की ओर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसे सेव करते हैं। अब मैं इसे प्रोसेस करके आपको दिखाता हूँ क्या होगा। इसे हम डायरेक्ट रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं डायरेक्ट रन किया, लेकिन यहाँ पे कुछ एरर है। एरर क्या आ गया देखते हैं। एरर 5 नहीं यार, मुझे 10 का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये आपका जो लेंथ है 10x10 है, तो यानी मुझे यहाँ पे टॉप 5 नहीं, टॉप 10 का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। एक बार और रन करके देखता हूँ। फिर से एरर क्यों आया, इसे चेकआउट करते हैं। पहला सेव है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एम्प्टी है अभी, ठीक है, एम्प्टी है। और जाहिर सी बात है 0 है, इसलिए 0 होने की वजह से वो इंक्रीमेंट करता जाएगा, इंक्रीमेंट करता जाएगा, इंक्रीमेंट करता जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। इसे प्रेस करके रखते हैं। सेकेंड सेव का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड सेव जैसे ही वो आगे की ओर बढ़ा, अब ध्यान दीजिए कि सामने का ग्रिड वो चेक करेगा। तो सामने का ग्रिड उसे वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 विजिबल हो रहा है, यानी कि उसे सामने का ग्रिड ब्लैंक नहीं मिला। तो क्या करेगा, F8 वो एल्स कंडीशन में आ जाएगा। अब एल्स कंडीशन में मैंने कुछ अभी दिया नहीं। एल्स कंडीशन में क्या आना चाहिए था कि उसे अब राइट की ओर मूव करना है। तो इसे प्रोग्राम को भी लिख लेते हैं आगे की ओर कि वो अब क्या करेगा, राइट को भी चेकआउट करेगा। तो सेम फंक्शन को मैं इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे। इसे स्क्रीन को बड़ा करते हैं, लेकिन इस बार क्या करेगा, वो राइट को चेक करेगा, ठीक है। राइट को चेक करेगा। राइट को चेक करने के लिए यहाँ पे टॉप नहीं, यहाँ पे मुझे राइट +10 करना होगा, है ना। लेफ्ट को वो +10 करेंगे तो वो राइट को चेक करेगा, ठीक है। राइट को अगर वो चेक करता है, इफ चेक राइट इक्वल टू 0, अगर 0 है, खाली है अगर, तो मुझे क्या करना होगा, तो मुझे इसे थोड़ा सा आगे करते हैं, एल्स कंडीशन में आगे करते हैं। तो मुझे यहाँ पे टॉप नहीं, लेफ्ट प्लस करना होगा। इंक्रीमेंट लेफ्ट होगा, लेकिन कितना लेफ्ट होगा, 5 नहीं 10, क्योंकि जो मेरा लेंथ है वो 10 है। तो 10 आपको मूव करना होगा, यहाँ पे 10 होगा, ठीक है। अगर राइट अगर खाली है तो वो आगे की ओर मूव करे, एंड इफ से भी इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और सेम सिचुएशन को मैं लेफ्ट के लिए भी लिखना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं इसे चेक कर लेते हैं हम इसे, ठीक है। F8 किया, पूरे सेप को वो डिलीट कर दिया। सबसे पहला सेप आगे की ओर मूव किया, और अगर आगे का सेल खाली है तो वो आगे की ओर मूव करेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे आगे की ओर मूव कर रहा है।
अब सेकंड सेंड आया, ठीक है, वहाँ तक जाने देते क्या करते देखते हैं, ठीक है। जैसे ही ये आगे बढ़ा, अब देखते हैं उसे यहाँ पे जाहिर सी बात है 2 उसे वैल्यू मिला, वो अब एल्स कंडीशन में है। एल्स कंडीशन में आने के बाद वो अब राइट को चेक करेगा। राइट जाहिर सी बात है अभी एम्प्टी है, तो वो क्या करेगा, राइट की ओर वो मूव किया, है ना। मूव करने के बाद अब क्या करेगा, वो एंड कंडीशन में आया, बाहर आ गया लूप से बाहर। अब क्या करेगा वो कि यहाँ पे इशू अब ये आ रहा है कि चेक डाउन में आप देखेंगे कि अभी भी जो 2 वैल्यू है इंटीजर वैल्यू अभी भी विजिबल हो रहा है। जो मैंने इशू बताया था कि मैच कंडीशन का ड्रॉबैक ये है कि अगर वो मैच नहीं मिलता है तो वो एरर शो करता है। तो यानी उस एरर को वो क्या किया है, ऑन एरर कंडीशन स्टेटमेंट, उस एरर की वजह से उस लाइन को वो स्किप करके आगे की ओर मूव कर गया। तो इससे क्या हुआ कि उस जो वेरिएबल है, चेक डाउन वेरिएबल है, उसमें वैल्यू रिप्लेस नहीं हो पाया। तो रिप्लेस करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि एरर हैंडलिंग के लिए मुझे यहाँ पे इस मैच कंडीशन में आने से पहले वो इस वेरिएबल को पहले वो 0 करे तो वो आगे की ओर मूव करे। तो इसे मैं एरर हैंडलिंग कर देता हूँ, नोट डाल देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब मैं वापस से इसे रन करके दिखाता हूँ आपको। फिर से मैं F8 प्रेस करता हूँ, देखते हैं कोड वर्क करता है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहला पार्टिकल वो मूव कर गया, ठीक है, आगे की ओर स्टॉप हो गया। सेकंड पार्टिकल जब आया आगे तो जाहिर सी बात है यहाँ तक तो ठीक था कि राइट मूव करेगा, राइट वो मूव किया। राइट मूव के बाद आप ध्यान देंगे कि वो उस लूप में वापस से ऊपर आया। सबसे पहले वो क्या किया, चेक डाउन को वो 0 किया, है ना, चेक डाउन को 0 किया। अब मैच कंडीशन के अकॉर्डिंगली चेक डाउन में 0 ही कोई भी वैल्यू फाइंड आउट ना हो, यानी कि उसे मैच कंडीशन नहीं मिला। मैच कंडीशन नहीं मिलने की वजह से वो उस सेंड वाले शेप को वो आगे इंक्रीमेंट किया 5, लेकिन 5 इंक्रीमेंट किया, हाँ ठीक है ना, 5 इंक्रीमेंट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड बार फिर से 5 इंक्रीमेंट किया तो वो 100 तक पहुँच गया। इसकी वजह से आपका जो लूप है उससे वो एग्जिट हो गया। अब थर्ड पार्टिकल में वापस आया, अब देखते हैं क्या होता है। थर्ड पार्टिकल में हमारा जो सेंड है अब क्या करेगा, न उसे डाउन ब्लैंक मिला, न उसे राइट ब्लैंक, राइट एम्प्टी दिखा रहा है, +10 नहीं है। क्यों 10 प्लस होगा इसे मैं एक बार चेक करके बता रहा हूँ। चलिए इसे अब मैं एक बार रन करता हूँ। सेकंड पार्टिकल गया, अब क्या करेगा, थर्ड पार्टिकल के लिए चेक करेगा। चेक करने के बाद उसे यहाँ पे वैल्यू 3 मिलेगा, यानी कि है यहाँ पे होने की वजह से ये स्टॉप हो गया, यहाँ पे स्टॉप हो गया, है ना। लेकिन मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे कोड लिखता हूँ। कोड अब क्या करेगा, नेक्स्ट वो अगर राइट ब्लैंक नहीं है तो वो लेफ़्ट की ओर चेक करेगा। तो लेफ़्ट के लिए भी मुझे यहाँ पे लेफ़्ट को चेक करेगा। तो लेफ़्ट की चेकिंग के लिए मैं डायरेक्ट ऊपर ही मैं लेफ़्ट की चेकिंग करूँगा, लेफ़्ट LT लेफ़्ट के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस होगा, -10 होगा, वो लेफ़्ट की ओर जाएगा, टॉप लेफ़्ट की ओर, ठीक है, ओके, टॉप लेफ़्ट की ओर। और यहाँ मैं सेम सिचुएशन को आगे भी मैं लिखता हूँ। यहाँ हो जाएगा एल्स इफ लेफ़्ट देन लेफ़्ट है तो वो इंक्रीमेंट लिफ्ट करे 10, ठीक है, इंक्रीमेंट लिफ्ट करे 10, ठीक है। यहाँ से हम आगे इसे चेक करते हैं क्या करता है। नहीं, यहाँ मुझे यहाँ बैक से लेना होगा।
F8 किया। अब क्या किया, चेक लेफ्ट एम्प्टी है, ठीक है, चेक लेफ्ट एम्प्टी है अगर, तो यानी कि राइट से स्किप हो जाएगा और लेफ्ट में जाएगा और लेफ्ट की ओर मूव करेगा। लेफ्ट की ओर मूव करने के बाद ये फिर से डू वाइल लूप में स्टार्ट हुआ, इसे आगे ब्लैंक मिला और ये मूव कर गया। यानी कि अब थर्ड पार्टिकल के लिए क्या सिचुएशन आएगा, थर्ड पार्टिकल के लिए तो बिल्कुल इस बाहर हो जाना चाहिए। थर्ड पार्टिकल जब ड्रॉप हो तो चेक डाउन क्या किया, अभी भी है चेक डाउन से 2 मिला, बाहर आ गया। अब चेक राइट और चेक राइट उसे 3 मिला और चेक 4 मिला, है ना। तो यानी ये दोनों से स्किप कर गया, यानी कि यहाँ पे सिचुएशन अब चेंज हो गया। यहाँ पे सिचुएशन अब ये हो गया है कि एल्स इफ कंट्रोल V वो 0 करे, LT को भी वो 0 करे और एग्जिट डू हो जाए, ठीक, एग्जिट डू हो जाए, डू से बाहर जाएगा तो उसका स्टॉपेज वहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अब इसे मैं प्रेस करता हूँ F8, ठीक है। एरर हैंडलिंग के लिए मैंने उसे 0 करवाया है, ठीक है। एग्जिट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अब चेक करते हैं, राइट में ड्रॉप हुआ, सही है। ध्यान दीजिए स्क्रीन पे, राइट पे ड्रॉप हुआ, खाली है, मिल गया, ठीक है, और कोई स्टॉपेज नहीं है। इसे लेफ्ट जाना चाहिए, लेफ्ट, अब ये लेफ्ट, हाँ, कोड सही वर्क कर रहा है, लेफ्ट, हाँ, स्टॉप हो गया और कुछ नहीं मिला। यानी कि इसे मैं अगर रन करता हूँ पूरी तरीके से, इसे मैं शुरू से रन करता हूँ एक साथ, यहाँ ध्यान दीजिए आप स्क्रीन पे, आपका कोड वर्क सही कर रहा है। ये पर्टिकुलर ब्लैंक ग्रिड पे ही ये पार्टिकल जो सेंड पार्टिकल गिरे हैं, है ना, टोटल सेंड 10 है। अगर मैं इस 10 को इंक्रीज करूँ, यानी 10 को मैं अगर 100 करता हूँ, 100 के लिए मुझे पार्टिकल भी 100 स्टोर करना होगा। अब इसे मैं रन करके देखता हूँ, 100 अगर है, चेक करते हैं। राइट साइड में आप देख पा रहे हैं टोटल 100 सिन पार्टिकल का जो टॉप और लेफ्ट कैलकुलेशन है वो यहाँ पे मेजरमेंट आप देख पा रहे हैं। अरे भाई टॉप में ना चला जाए, चलो ठीक है, आ गया, है ना। ये देखिए आप पूरा मेजरमेंट आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, है ना। ये पूरा टॉप और लेफ्ट मेजरमेंट है और ये एरे में सर्च हो रहा है, यानी कि कोड आपका परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यानी अब मैं इसे हटाता हूँ और जो ये लाइन है, जो रेंज मैं स्टोर कर रहा था सीट पे, इसे मैं हटाता हूँ, इसे हटाते हैं, है ना। इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ऊपर जाओ, ठीक है। इसे अब थोड़ा सा समझना आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, एरर हैंडलिंग के लिए 2 जगह से वो एरर हैंडल कर रहा है। एक तो सबसे पहले चेक डाउन से को मैं पहले 0 कर रहा हूँ एरर हैंडलिंग के लिए, और जब दोनों वैल्यू राइट और लेफ्ट दोनों वैल्यू अगर मैच हो रहा है तो वो एग्जिट पे आएगा। एग्जिट में आने से पहले वो राइट और लेफ्ट को भी 0 कर रहा है। एक्चुअली ये एरर हैंडल के लिए मुझे ये इस्तेमाल करना पड़ा है कोड, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो एल्गोरिदम है, इसे मैं थोड़ा सा 100 नहीं, इसे मैं 200 ले लेता हूँ, 0.1 ले लेते हैं, ठीक है। 200 ले, 150 ले लेते हैं, 150 ले लेते हैं, ठीक है, 150, ठीक है। और
फिर से एक बार कोड को रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने कोड रन किया। अब आप देख रहे हैं पर्टिकुलर एक एक सेंड पार्टिकल अपने ब्लैंक ग्रिड में वो ड्रॉप हो रहा है। देखिए परफेक्टली ये आपका कोड वर्क कर रहा है, लेकिन इस कोड में एक ड्रॉप थोड़ा सा मैं चेंजेस करना चाहूँगा। ध्यान दीजिए कि जो सेंड पार्टिकल है वो आपका सबसे पहले राइट को पूरी तरह से फिल कर रहा है, फिर लेफ्ट को फिल कर रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये रैंडमली चूज़ करें, राइट या लेफ्ट को रैंडमली चूज़ करें। कहने का मतलब ये है कि ये जो एल्गोरिदम है, ये एल्गोरिदम अभी क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बोलूँगा। पहले डाउन को चेक किया, फिर राइट को चेक किया। राइट है तो पहले राइट को वो फील कर रहा है, फिर लेफ्ट को वो फील कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं इस एल्गोरिदम में थोड़ा सा चेंज करूँगा, वो ये है आपका अपडेटेड एल्गोरिदम। ये आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे डाउन अगर नो है तो यहाँ पे ऑप्शनली वो चूज़ करेगा राइट या लेफ्ट में, है ना। ये रैंडमली चूज़ करेगा, राइट में भी हो सकता है जाए या फिर लेफ्ट में जाए, है ना। रैंडमली चूज़ करके फिर वो वहाँ पे सेंड को वो आपका ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो हम इस एल्गोरिदम को थोड़ा सा फॉलो करते हैं। इस एल्गोरिदम को फॉलो करने के हिसाब से मुझे यहाँ सबसे पहले यहाँ पे मुझे ऑप्शनली कैसे मैं उससे समझाऊंगा, इसे समझाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा इंटर करता हूँ। यहाँ पे राइट और लेफ्ट को वो चूज़ करेगा। कैसे चूज़ करेगा, इसके लिए रैंड फंक्शन का मैं इस्तेमाल करूँगा। रैंड फंक्शन इस्तेमाल करने के लिए मैं सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ, चूज़ पाथ क्या करेगा, शीट फंक्शन डॉट रैंड बिटवीन फॉर्मूला आपका एक्सेल सीट का है, उसे मैं वीबी में अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए मुझे वर्कशीट फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ठीक है। रैंड बिटवीन किसके बीच में, 1 या 2 ऑप्शनली मैं चूज़ करूँगा, ठीक है। ये ऑप्शनली वो चूज़ करिए, या तो 1 या तो 2, ठीक है। अब मैं इस चूज़ पाथ वेरिएबल में 1 या 2 वैल्यू को मैं स्टोर कर रहा हूँ और इसका इस्तेमाल मैं करूँगा। अब एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, राइट लेफ्ट, है ना, चूज़ राइट या लेफ्ट ऐसे मैं ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चूज़ राइट लेफ्ट इज इक्वल टू वर्कशीट फंक्शन डॉट चूज़ फंक्शन का मैं इस्तेमाल करूँगा। चूज़ फंक्शन क्या करेगा, ये चूज़ पाथ में जो वैल्यू आया है, चूज़ पाथ में जो वेरिएबल है, इसमें जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा या 2 आएगा, उसके अकॉर्डिंगली चूज़ क्या करेगा, वैल्यू को पिक करने की फैसिलिटी देता है। तो सबसे पहला जो वैल्यू होगा वो 1 होगा और दूसरा वैल्यू जो है -1 होगा, ठीक है। इन दोनों वैल्यू में से ऑप्शनली वो पिक करेगा किसके अकॉर्डिंगली, चूज पाथ वेरिएबल में जो भी वैल्यू आएगा। अगर 1 आता है तो पहला 1 को पिक करेगा, अगर 2 आता है तो वो -1 को पिक करेगा, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि ये पूरा वर्कशीट फंक्शन जो रैंड बिटवीन फॉर्मूला है, इसे मैं डायरेक्ट चूज पाथ की जगह पे रख देता हूँ। इससे क्या हुआ कि एक लाइन का जो प्रोसेस है, अननेसेसरी प्रोसेसिंग, वो कम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपके कोड में बहुत से लाइन ऐसे होते हैं जो कि अननेसेसरी प्रोसेसिंग की वजह से आपका जो प्रोग्राम है वो स्लो हो जाता है। तो अननेसेसरी लाइंस को आप इग्नोर कीजिए, है ना। तो मैं डायरेक्ट जो रैंड बिटवीन फार्मूला है मैंने चूज़ के अंदर ही प्लेस कर दिया, इससे एक लाइन का जो प्रोसेस है कम से कम हो गया, ठीक है। अब जो चूज़ राइट और लेफ्ट में जो वैल्यू आएगा 1 आएगा या फिर -1 आएगा, और इसका इस्तेमाल मैं कैसे करूँगा, इसे आप देखें। इसका इस्तेमाल मैं करूँगा कि यहाँ पे इफ़ चेक राइट इक्वल टू 0 एंड
चेक लेफ्ट इक्वल टू 0, देन अगर ये दोनों ही कंडीशन यानी राइट और लेफ्ट चेकिंग अगर 0 है तो ये ऑप्शन में आए, ऑप्शन में आने के बाद ये इंक्रीमेंट वो चूज राइट लेफ्ट। ओके, ये क्या करेगा, यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों कि चूज फंक्शन का इस्तेमाल मैंने किस तरह से किया है। यहाँ पे चूज राइट और लेफ्ट जो वेरिएबल है इस पे वो वैल्यू स्टोर होगा। कौन सा वैल्यू स्टोर होगा, या तो 1 होगा या तो -1 होगा। किसके अकॉर्डिंगली, रैंड बिटवीन फंक्शन के अकॉर्डिंगली वो चूज करेगा 1 या -1। और ये 1 या -1 मल्टीप्लाई होगा इस 10 से। अगर ये 10 में 1 मल्टीप्लाई होगा तो 10 होगा, अगर -1 मल्टीप्लाई होता है तो -10 होगा। इसके अकॉर्डिंगली आपका लेफ्ट राइट जो पाथ है वो डिसाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये रैंडमली पाथ हम चूज कर लिए और उसके आगे यहाँ पे एल्स इफ आगे की ओर बढ़ेगा और आगे का जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली ये आगे प्रोग्राम रन करेगा। इसे एक बार हम रन करके देखते हैं। ठीक है, इसे छोटा करते हैं। ठीक है, अब 150 तक है। ठीक है, 150 तक मैं अब इसे रन करता हूँ। अब ध्यान दीजिए कि आपका जो सेंड पार्टिकल है वो ऑप्शनली चूज कर रहा है राइट और लेफ्ट पाथ को। ठीक है, ध्यान दीजिए कि राइट और लेफ्ट पाथ को चूज कर रहा है। इससे पहले क्या कर रहा था कि पहले राइट को फिल कर रहा था फिर देन लेफ्ट को फिल कर रहा था, तो वो थोड़ा रियलिस्टिक नहीं लग रहा था। अब थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा है। ठीक है ना, तो इसे कंप्लीट होने देते हैं, देखते हैं। ज़्यादा नहीं, 100 पार्टिकल है। हाँ, ये देखिए फिनिश हो गया। ठीक है, तो यानी कि आपका कोड अब परफेक्टली वर्क कर रहा है। ओके, ठीक है, लेकिन अब इसे हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग क्या है कि शेप का जो कलर है वो आप देख रहे हैं ब्लू है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें अब जो विथ स्टेटमेंट का मैंने इस्तेमाल किया था, किसके लिए किया था, शेप के लिए। अब यहाँ पे मैं डॉट फिल डॉट फोर कलर डॉट RGB कलर का मैं इस्तेमाल करूँगा। रेड ग्रीन ब्लू इक्वल टू 0 देखते हैं। हाँ ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू 0 यानी ब्लैक। ओके ठीक है, मैं अब सेम फिल न करके लाइन का इस्तेमाल करूँगा। लाइन 4 कलर RGB क्या चाह रहा हूँ, लाइन 4 कलर RGB में मैं इसे लिखने का 2 तरीका, या तो आप सिंगल आप डिजिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर RGB यानी रेड ब्लू और ग्रीन वैल्यू, इंटीजर वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली भी आप कलर डिसाइड कर सकते हैं। तो मुझे जो लाइन का कलर चाहिए, उस शेप का लाइन का कलर वो ग्रे चाहिए। ग्रे यानी 200 का देता हूँ, रेड ब्लू ग्रीन। ओके, तो यानी शेप का कलर जो है ब्लैक रहेगा और ये बाकी ये रहेगा। चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं एक बार। यहाँ ध्यान दीजिए, लेकिन जो सेंड का जो बॉर्डर है वो ज़्यादा थिक हो जा रहा है। इसे मैं स्टॉप करता हूँ। तो इसके लिए मुझे डॉट लाइन डॉट विड्थ इक्वल टू 0.5 ले लेते हैं। ठीक है, वेट। ओके, अब फिर से इसको रन करके देखते हैं। अब देखिए, जो शेप का जो बॉर्डर लाइन है वो थोड़ा सा उसका थिकनेस कम हो गया। ठीक है, ये है आपका सेंड पार्टिकल जो कि सही से वर्क कर रहा है। सेंड पार्टिकल सही से गिर रहा है। ठीक है, रैंडमली चूज़ कर रहा है पाथ राइट और लेफ्ट का, और 100 पार्टिकल है अभी ये, है ना। तो आपका कोड जो है एक्चुअली सही वर्क कर रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा जो पार्टिकल है इसको थोड़ा सा क्रिस्टल में चेंज करेंगे। क्रिस्टल में चेंज करने के लिए जाहिर सी बात है हम कलर को चेंज करेंगे, लेकिन कलर को कैसे चेंज करेंगे? कलर को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे जो कलर है
ग्रीन की जगह पे मैं वेरिएबल का इस्तेमाल करूँगा आई। ठीक है, ओके। लेकिन वो फील कलर होना चाहिए ना, फील कलर आई, और लाइन कलर भी सेम होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें अगर सेम हो तो वो एक जैसा लगेगा। अब चेक करते हैं। क्रिस्टल लग रहा है, हाँ क्रिस्टल कलर चेंज हो रहा है। गौर कीजिए, कलर चेंज हो रहा है। नीचे के कलर थोड़े डार्क हैं और ऊपर के कलर थोड़े से फीके होते जा रहे हैं, यानी थोड़ा ये क्रिस्टल सेंट जैसा दिख रहा है। ये है क्रिस्टल, ओके। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो सेंट 0 आपका 200, आपका जो सेंट ड्रॉप होने का जो लेफ्ट मार्जिन वो 200 है, इसे भी मैं चेंज करूँ ताकि वो एक साथ 2 से 3 जगहों पे वो सेंट को ड्रॉप कर सके। इसके लिए सेम मैं ये पूरे फंक्शन को इस्तेमाल करूँगा। पूरे फंक्शन को मैं यहाँ पे लूँगा, ठीक है। 200 के जगह पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक तो 200 पहला चूज़ करेगा और दूसरा 250 ले लें, 300 ले लेते हैं, ठीक है। 2 जगह पे ये सेंट को ड्रॉप करेगा। रन करते हैं, ध्यान दीजिए, देखिए सबसे है ना 200 लेफ्ट और 300 लेफ्ट, दोनों जगह से आपका सेंट ड्रॉप हो रहा है। और पर्टिकुलर आपका ब्लैंक ग्रिड पर ही आपका पार्टिकल जो है वो ड्रॉप हो रहा है। ध्यान दीजिए, ब्लैंक। इसे समझने के लिए मुझे कलर चेंज करना होगा दोनों का कलर चेंज करने के लिए कैसे करेंगे हम? दोनों का कलर चेंज करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे चूज कलर, मैं डायरेक्ट यहाँ पे चूज कलर, यहाँ पे मैं रैंड फंक्शन को टॉप में लिखता हूँ और ये चूज़ कलर जो है यहाँ पे आएगा, और इस चूज़ कलर का इस्तेमाल यहाँ पे शेप का लेफ्ट पोजीशन डिसाइड करने के लिए हुआ है और प्लस कलर के लिए भी मुझे करना होगा। यानी कि ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पे मैं रखूँगा और यहाँ पे रखता हूँ। लेकिन कलर क्या रहेगा? 200 है, 300, इसको मैं 3 करता हूँ और इसको 2 करता हूँ। ओके, सेम चीज़ मैं लाइन के लिए भी करूँगा, जस्ट इसे लाइन कर दो, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा चेक करते हैं। कलर चेंज हुआ, थोड़ा सा कलर चेंज हुआ, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा। थोड़ा अलग कलर होना चाहिए ना। नहीं, ठीक है, इसमें भी समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम नहीं है। पिंक कलर हो गया ज़्यादा। देखिए दोस्तों, सेम पार्टिकल 2 अलग अलग डायरेक्शन से गिर रहा है और टोटल 100 पार्टिकल गिर चुके हैं। अब ध्यान देंगे तो ये ब्लैंक ग्रिड पर ही ये ड्रॉप हुए हैं। तो इस तरह से आप प्रोग्राम को और भी रन कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर इसमें 3 का इस्तेमाल करूँ, यानी कि 400, और यहाँ पर भी मैं अगर 400 लिखूँ, 400 और यहाँ पर भी 400 अब मैं सेंट पार्टिकल 3 अलग अलग जगहों से अगर मैं ड्रॉप करता हूँ, इससे पहले तो प्लेट मारते हैं, देखते हैं कलर अब क्या होता है। देखिए, 3 अलग अलग डायरेक्शन से सेंट पार्टिकल गिर रहे हैं और कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है। मुझे कलर के लिए उसका सही इंडेक्स नंबर को लिखना होगा।
यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि जो सेंट पार्टिकल है थोड़ा सा क्रिस्टल जैसा लग रहा है, और अपने सही कैलकुलेशन से वो ब्लैंक ग्रिड पर ही वो ड्रॉप हुआ है। यहाँ पे देखिए, मैं अगर इसे 200 करता हूँ तो चलिए 200 पार्टिकल पे देखते हैं, ट्राई करते हैं। टू 200 पार्टिकल पर भी सही वर्क है। ठीक है, तो आप इस तरह से आप कोड को लिख सकते हैं। जैसा कि मैं एक बार स्क्रीन पे दोबारा दिखा देता हूँ आपको कोड। ये कोड आपका परफेक्ट वर्क कर रहा है। ऑन एरर रेज्यूम नेक्स्ट का इस्तेमाल मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मैच फंक्शन का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैच फंक्शन अगर मैच नहीं होता है तो वो एरर शो करता है, एरर की वजह से कोड आपका बार बार एरर शो करेगा। इसे हैंडल करने के लिए मैंने ऑन एरर रेज्यूम नेक्स्ट किया है, लेकिन साथ में आपको जो वेरिएबल है, वेरिएबल का वैल्यू को पहले 0 करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे तो चेक डाउन पे यहाँ पे वैल्यू को मैंने 0 किया है, और राइट और लेफ्ट वैल्यू को मैंने यहाँ पे एग्जिट होने से पहले, डू से एग्जिट होने से पहले, डू लूप से एग्जिट होने से पहले मैंने इसे 0 किया। तो इस तरह से वो एरर को हैंडल किया है। यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन पे कि पूरे क्रिस्टल सेंड आपके ड्रॉप हो चुके, टोटल 200 सेंड पार्टिकल। तो इस तरह से आप कोड को लिख सकते हैं और रन कर सकते हैं। मैं आई होप मैंने पूरी तरह से अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको समझ आ गया होगा। तो सिंपल सा प्रोग्राम है, बस थोड़ा सा लॉजिकली आपको सोचना होगा कि कैसे कौन सा लाइन मुझे कहाँ पे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन का खेल है, टॉप और लेफ्ट कैलकुलेशन का खेल है ना। तो इसे समझना होगा, है ना। और बने रहिएगा वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा इसका सेकंड पार्ट लेके, जिसमें मैं और इसमें एडवांस थोड़ा सा जाऊँगा, है ना, ताकि आप इस पर और भी एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो थैंक यू पूरे वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। हम मिलेंगे नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट में, और तब तक मुझे इजाज़त दीजिए उसकी प्रिपरेशन के लिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में इसमें। थैंक यू।